Hello everyone, welcome to our channel Crack JEE and NEET. So today we are going to start the revision series for you all. The revision series for the JEE Mains. Okay, तो इस सीरीज में क्या होने वाला है, सबसे पहले बात समझ लो। ये वाला जो वीडियो है वो पार्ट 1 है ना। ऐसा एक वीडियो आ रहेगा जो भी पार्ट 2 होगा इसी का रिवीजन का। मतलब आधे चैप्टर्स इस वीडियो में कवर होंगे, आधे चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे, जिसमें हम पूरा रिवीजन कराएंगे जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि जेईई मेंस में हर साल क्वेश्चंस आते रहते हैं जिन टॉपिक से और जिन कंसेप्ट से हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। आई हैव कवर्ड ऑल दोज कंसेप्ट एंड ऑल दोज टॉपिक्स इन दिस वीडियो। और ये आधी वीडियो है, इन द सेंस ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और आने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। और दूसरी चीज़, अगर आपको और एक चीज़ और है, मतलब इसके बाद, मतलब ये 2 पार्ट वीडियो के बाद हम इंडिविजुअली चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी ला रहे हैं। देखो, ये जो वीडियो है इसका बेनिफिट किसको होगा? उसका बेनिफिट उन लोगों को होगा जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन कर ली है, मतलब जो प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द रिवीजन फॉर देम। इससे आप सोच लो कि आप पूरा सिलेबस कवर कर लो, देन इट विल नॉट बी हैपन। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी प्रिपरेशन करें, है ना, और अपने आप को एक अच्छा स्ट्रेंथ कंसेप्चुअल वो बनाएं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो द हेडिंग ऑफ द सीरीज इज़ द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द मैथमेटिक्स फॉर द जेईई मेंस। पहला चैप्टर अपना आता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा मैं, चिंता मत करिए। आर रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन ए क्रॉस बी ऑब्टेन बाय। पहले ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और ये फलाना ढिमाका क्या क्या होता है, वो चीज़ बताएंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ लो। बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्स and element of y from of the ordered pair in A क्रॉस B। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने ये पढ़ रखा है जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर अपनी जो डेली क्लासेस होती थी हमारी, या किसी की भी क्लासेस होती थी, आप कहीं भी क्लास अटेंड करते थे, तो अगर आपने रिलेशन या फंक्शन के बारे में पढ़ रखा है, तो रिलेशन में आपने ये देख रखा है कि 2 टाइप के सेट होते हैं। सेट में क्या होता है? सेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। सेट में ये नंबर्स हो सकते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, आपके बुक्स हो सकते हैं, आपके किसी का नाम हो सकते हैं, और भी कुछ ना कुछ हो सकते हैं। सेम इसमें हो सकता है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इस वाले सेट का जो प्रोडक्ट है वो इससे, इस वाले सेट का प्रोडक्ट इससे, इस वाले सेट का प्रोडक्ट इससे, है ना। तो इससे आपका एक रिलेशन बन जाता है, और एक कंप्लीट एक रिलेशन बन जाता है। उसी चीज़ को हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब पॉइंट ये है। ओके, तो रिलेशन आपका क्या होता है? जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, वेट अ सेकेंड, लेट मी रीच। ओके, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे ये 2 सेट होते हैं और इनके साथ रिलेशन, मतलब जैसे यहाँ पे मान लो 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और यहाँ A लिखा हुआ है और B लिखा हुआ है ना। तो 1 का A के साथ रिलेशन बनेगा, 1 का V के साथ रिलेशन बनेगा, 2 का A के साथ रिलेशन बनेगा, और 2 का B के साथ रिलेशन बनेगा। ये चीज़ तो होगी, ये चीज़ होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब अगर ये सेट A है और ये सेट B है, तो A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी? ये A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी? ये 1A 1B 2A 2B, है ना। कैसे? इसका एलिमेंट, फिर इसका एलिमेंट, फिर इसका एलिमेंट, एक ये, इसका 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 इसका। ठीक है, ऐसे हमें 4 पेयर मिल गए। ओके, अब ये 4 पेयर मिल गए। अगर इनसे कोई सबसेट बनता है, अब सबसेट क्या चीज़ होती है? सबसेट, यार इतना पूरा कंसेप्ट मैं एलोंगेट करके नहीं बता पाऊंगा। सबसेट जैसे ये सेट है ना, तो इसी का कोई छोटा सा पार्ट मतलब जिसमें या तो ये 2 आ गए, या फिर ये 2 आ गए, या फिर 3 आ गए, है ना, या फिर चारों आ गए, तो ये हो गया सबसेट। अब वो सबसेट लिया जाता है, वो रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब वो सबसेट कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है लेने वाले के ऊपर, जो सबसेट उठा रहा है ना।
अब पॉइंट ये आ रहा है कि रिलेशन तो हमें समझ आ गया, अब सर फंक्शन क्या होता है। अब देखो फंक्शन क्या है ना, फंक्शन छोटा वाई है रिलेशन का, छोटा वाई इन द सेंस जैसे कि अगर मान लो ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन, तो फंक्शन इसमें छोटा सा ये हो गया, ठीक है। मतलब कहने का क्या है आपका, देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमने क्या किया था रिलेशन में, हमने क्या किया था, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था। जैसे मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि ए का पेयर बनेगा आपका, 1 का पेयर बनेगा ए के साथ, और 1 का पेयर बनेगा फिर बी के साथ, 1 का पेयर बनेगा सी के, और 1 का पेयर बनेगा डी के साथ। फिर 2 का पेयर आपका ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। फिर 3 का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, और 4th का ए बी सी डी, ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये और एक आपका जो पेयर बन जाएगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों सेट के बीच में, और उससे जो सबसेट लिया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिलेशन। ओके, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में एक ही जो डोमेन होती है, डोमेन क्या चीज़ होती है यार, थोड़ा बहुत तुम्हें आना चाहिए इसके पहले का, ठीक है। बहुत सारे नए टर्म आते हैं। ये डोमेन मतलब ये ए के सारे एलिमेंट, ठीक है। जो डोमेन होती है उसकी सिर्फ एक ही रेंज मिलेगी, मतलब समझ रहे हो। जैसे कि इसमें पढ़ो आप, ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द रिलेशन फॉर विच every element x of set A has one and only one image by in set B. ओके, सो डेट्स द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। मतलब एक एलिमेंट की जो ए के एक एलिमेंट की जो या ए नहीं काटो या एक्स वाई लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जो एक्स है उसका एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए जो बाई में, ठीक है। बाई मतलब जो आगे वाला सेट है। अब ये चीज़ हमें समझ आ गई, कि जो क्या समझ आ गई हमें, मतलब जो रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है कि थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ सर, तो हम ये पॉइंट्स समझते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि मतलब अगर आप कह दो कि ये पॉइंट्स समझ के आप क्वेश्चन कर लो जेईई मेंस में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं होगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, मतलब जिसने पूरा पढ़ रखा है उसके दिमाग में चीज़ें बार बार रिकॉल कर जाएँ, इसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। मैं दोबारा बोल दी मैंने ये बात, और ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी। अब आ जाओ वीडियो पर, ठीक है। ए फंक्शन एफ डैश एक्स टू वाई इज 1 और इंजेक्टिव इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो सिंपल सी बात है, हम क्लास 12th में भी हमने जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते थे कि अगर इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इंजेक्टिव फंक्शन सर वो इंजेक्टिव फंक्शन होता है जिसमें ये बोलते हैं कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक वाई की वैल्यू होगी, मतलब एक डोमेन की सिर्फ एक रेंज की वैल्यू होती है। इस वाले एलिमेंट को डोमेन, इसके सारे एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, इसको सारे एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, और इसमें जिनकी बाई की वैल्यू मिलती है ना, वो रेंज होती है, ठीक है। तो ये कहता है जो बाई की वैल्यू पेयर्ड अप होती हैं एक्स की वैल्यू के साथ, या मतलब डोमेन की वैल्यू के साथ, वो बाई रेंज होती हैं, ठीक है। अभी इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि सारी चीज़ डोमेन, को डोमेन और रेंज। अभी आप इतना समझो कि ये इसके एलिमेंट डोमेन होते हैं और इसके को डोमेन होते हैं, ठीक है। तो अगर हर एक एलिमेंट का इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं ना, जितने एलिमेंट हैं उनकी सारी जो वैल्यू है, मतलब वो सारे कवर्ड हो, मतलब सारे एलिमेंट, और उनकी सिर्फ एक ही इमेज पाई जाए। जैसे इसकी सिर्फ एक इमेज पाएगी, इसकी सिर्फ एक इमेज पाएगी, इसकी सिर्फ एक इमेज पाएगी, तो इसके सारे एलिमेंट की एक एक इमेज पाई जाए इस वाले सेट में, देन द फंक्शन विल बी 1 फंक्शन, ठीक है। मतलब एक का एक के साथ पेयर्ड हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है सर ऑन टू फंक्शन। क्या होते हैं, एक होता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन में क्या होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो जाती है। मान लो इन दोनों की सेम इमेज होगी, इन दोनों की सेम इमेज होगी, देन दिस फंक्शन विल बी द मैनी वन फंक्शन, ओके। दूसरी चीज़ ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन सर ये ऑन टू फंक्शन ये होता है सर ऑन टू फंक्शन। इसमें ये कहता था जो मैनी वन में, बिल्कुल लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो इसमें ये होता था कि मैनी वन में क्या होता था कि मतलब 1 में क्या होता था कि एक एक्स की वैल्यू या एक डोमेन की वैल्यू की सिर्फ एक ही रेंज की वैल्यू आती थी, ठीक है। 2 डोमेन की वैल्यू की सेम, 2 या 2 से ज़्यादा डोमेन की वैल्यू पे सेम रेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो डेट मीन्स व्हाट कि वो 1 फंक्शन हो गया, ठीक है।
अब ऑन टू फंक्शन ये कहता है इसका उल्टा, वन वन का उल्टा, ये कहता है कि एक बाई की वैल्यू होगी वो से एक ही एक्स की वैल्यू देगी, ठीक है, एक बाई आई की वैल्यू, और इसके सारी एलिमेंट कवर्ड अप होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वन वन में क्या होता था, वन वन में ये होता था, वन वन की कंडीशन ये थी कि जो x के, इसको हम x मान ले रहे और इसको y मान ले रहे, जो x के एलिमेंट होते थे वो सारे कवर्ड अप होते थे, सारे कवर्ड अप, ठीक है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचता था जिसकी कोई y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट x के किसी ना किसी से कनेक्टेड होते थे, ठीक है। अब लेकिन और एक चीज़, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है मुन्ना कि हर एक एलिमेंट की एक ही बाई की वैल्यू मिलती थी, ठीक है, हर एक एलिमेंट की x में से एक ही बाई की वैल्यू मिलती थी, देन द फंक्शन विल बी द वन वन फंक्शन। दूसरी चीज़ ऑन टू फंक्शन क्या चीज़ होती है, ऑन टू फंक्शन ये मुन्ना होता है कि हर इसमें क्या होता है कि जो बाई की वैल्यू होती है ना वो सारी कवर्ड अप होती हैं, और हर एक बाई की वैल्यू की सिर्फ आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी, वॉट इट ना। हाँ ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको रिवीजन में आनी चाहिए, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन देखो, इसके सारे एलिमेंट कोडोमेन होते हैं, और जो कि बाई की वैल्यू इसके एक्स रखने पर आ जाए, मतलब वो बाई की वैल्यू जो कि इसके एक्स से पेयर्ड अप हो, है ना, जैसे कि इसमें मान लो ए है, बी है, सी है ना, और इसके 1 है, 2 है ना, तो ए बी से कनेक्ट हो गया। अब ये फंक्शन है ना, ये वन वन फंक्शन है, क्यों वन वन, इसके सारे एलिमेंट एक्स के बाई से कनेक्टेड है और सारे एलिमेंट कवर्ड अप है, ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। अब ऑन टू फंक्शन क्या होगा, अगर मान लो ये सीन, यहाँ पर ये सी ना होता और यहाँ पर कोई एलिमेंट होता है, ठीक है, तो और नहीं भी होता तब भी फर्क नहीं पड़ रहा था, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया। अब एक चीज़ और सुनो, ये चीज़ अपनी कवर होगी कि वन वन और ऑन टू क्या चीज़ होती है। अब 1, A 1, B 2, A 2, C है ना, और सॉरी 2, B। अब इसमें C एलिमेंट बचा हुआ है, तो जो कोडोमेन होगा ना, कोडोमेन क्या होगी, A B C, ये 3 एलिमेंट आएंगे कोडोमेन में, और रेंज में आएंगे सिर्फ 2 एलिमेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट कनेक्टेड है एक्स के एलिमेंट से, वॉट इट ना। अब मेरी बात सुनो मुन्ना, अब मेरी बात सुनो, ओके, इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन इज अपोजिट टू द ऑन टू फंक्शन। इसमें क्या बोलता है कि आप डेफिनेशन पढ़ के देख लो, इसकी डेफिनेशन क्या बोली, ए फंक्शन एफ सच दैट a to b is n2 if there exists at least one element in v which is not the f image of any element of a। जैसे कि ये आपके 2 एलिमेंट हो गए, एक a हो गया, एक b हो गया, तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट भी बच जाए जिसका x में कोई ही f इमेज, मतलब प्री इमेज ना हो, ठीक है, समझ गए, तो प्री इमेज ना हो, जैसे कि ए बी सी, जैसे सी का कोई प्री इमेज नहीं हुआ है ना, और बाकी इन दोनों का हो गया, तो ये फंक्शन इनटू हो गया, ठीक है, जैसे ये बिगाड़ दो जरा, ठीक है, तो ये फंक्शन इनटू हो गया क्योंकि यहाँ पर सी का कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है, अब क्लियर। अब मेरी बात सुनो, इनटू हो गया, ऑन टू हो गया, वन वन हो गया, मैनी वन हो गया, ठीक है। अब मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्या मतलब होता है, मैनी वन पढ़ के देखो, फंक्शन एफ सच डेट ए टू आर ए टू बी होगा, ठीक है, इस सच डेट इज सेट टू बी मैनी वन ऑन टू इफ एफ इज ऑन टू बट नॉट वन वन, मतलब वो वन वन मैनी वन भी होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं आपको, जैसे मैनी वन, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर A है, B है, C है, D है, मैनी वन मतलब इससे 2 से पेयर्ड हो गया, तो ये मैनी वन हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऑन टू है, तो ये ना ये किसी से कनेक्ट रहेंगे, मतलब इसके सारी एलिमेंट कवर्ड अप होंगे। अब यहाँ पे 5 और जोड़ लो, तो ये D वाला भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका हो गया मैनी वन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसके बहुत सारे एलिमेंट की इमेज यहाँ पर ये होगी, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन मतलब इसके सारे एलिमेंट की एक पर इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। बस क्लियर बात होगी, ये चीज़ होगी।
मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब दूसरी चीज़ आती है मैनी वन इनटू फंक्शन। मैनी वन इनटू फंक्शन क्या कहलाता है? ये फंक्शन इज सेट टू बी मैनी वन इनटू, अगर वो मैनी वन और इनटू दोनों है तो वो मैनी वन इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, आप थोड़ा स्पीड में करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। ओके, अब ओके इतनी चीज़ कवर होगी। ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू आपकी 0 होती है तो थीटा की वैल्यू आपकी एन पाई की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसमें कि एन आपका इंटीजर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब थीटा की वैल्यू आपकी 0 पाई 1 पाई 2 पाई या 3 पाई या प्लस माइनस दोनों में चलती है। ठीक है, एन की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1 2 3 और 0 में होती है। दूसरा, अगर कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 0 होगी तो थीटा की वैल्यू आपकी 2n + 1 पाई बाई 2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, जिसमें एन की वैल्यू आपकी कोई भी इंटीजर हो सकती है, जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू 0 वो तब ही होगा कि जब टेन थीटा की वैल्यू आपकी एन पाई की फॉर्म में प्रेजेंट हो, और सिमिलर एन की वैल्यू आपकी इंटीजर होनी चाहिए। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, जैसे कि अगर हम मान लें तो आपकी थीटा की वैल्यू एन पाई -1 रेज टू पावर एन अल्फा होगी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू अगर आपकी के होती है तो थीटा इक्वल टू एन पाई -1 रेज टू पावर एन अल्फा होगी। ठीक है, तो दीज ऑल आर द डेफिनेशन ऑफ, नॉट द डेफिनेशन, दीज आर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस when they have been equated to a particular value. Okay, ठीक है, ये चीज़ होगी साइन थीटा। अब मान लो जैसे यहाँ पे साइन अल्फा की जगह आपको साइन 0 लिख दो। ठीक है, साइन 0 लिख दिया आपने साइन अल्फा की जगह, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, तो थीटा इक्वल टू एन पाई बचेगा। ठीक है, तो सिमिलर हमारे थीटा इक्वल टू एन पाई था। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सारे जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होंगी, बस ये हमने रिवीजन के पर्पज से बताया। सिमिलर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए थीटा की वैल्यू आपकी, जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू के के लिए आपकी जो के की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, थीटा की वैल्यू आपकी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगी। और जब टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, इसमें थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना, है ना, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ओके, क्लियर है ना। अब टेन थीटा इक्वल टू के होता है तब भी सिमिलर होगा, बस अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स के हो जाएगी। कोई बड़ा टास्क नहीं इसमें। यहाँ पे टेन अल्फा की जगह आपने के लिख दिया तो अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स के हो जाएगी। ठीक है ना। और साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इसके तीनों के जनरल सॉल्यूशन सेम होते हैं, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये चीज़ याद कर लो, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है याद करना। जब आपके जो साइन में टर्म दिए हों और आपके जो इंटरनल जो वैल्यूज़ हों वो आपकी एक एपी बना रही हो, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो आपको क्या लगना है, साइन पहला वाला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म डिवाइडेड बाई 2, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बीटा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइन पहला वाला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म डिवाइडेड बाई 2, फिर बचता है साइन n बीटा बाई 2, फिर नीचे बचता है साइन बीटा बाई 2। ठीक है, सिमिलर वही कंसेप्ट है। कॉस, जब आपका कॉस दिया हो और जो आपके टर्म्स हों, जो आपके टर्म्स हैं वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हो, है ना, तो सिमिलर यहाँ पर कॉस आ जाता है, पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म का प्लस करके डिवाइड कर देना, आपको ये मिल जाएगा, फिर साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। ओके, अब ये चीज़ आती है कि ये थोड़ा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर्स में आ जाता है ना, और इससे क्वेश्चन आते भी हैं अच्छे खासे। तो जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, ये दिया तो है ट्रायंगल, इसकी एक साइड ए बी और सी है। अब ये जो ए साइड है इसके अपोजिट वाला एंगल आपका ए होना चाहिए, और ये बी साइड है इसके अपोजिट वाला एंगल बी होना चाहिए, और ये सी साइड है इसके अपोजिट वाला एंगल कैपिटल सी होना चाहिए। ये एंगल कैपिटल की फॉर्म में है ना, और जो आपकी जो साइड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में। ओके, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि tan b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट a बाई 2। साइन a बाई 2 का फॉर्मूला
ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। रूट एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, और एस की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, tan a बाई 2 का फॉर्मूला एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए, कॉस a बाई 2 का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप ना a की जगह b भी रख सकते हो। जब जैसे अब एक मैंने सारे फॉर्मूले नहीं लिखे, मतलब आपको ये सिर्फ रिवीजन के लिए है कि यहाँ पे जैसे आपको b बाई 2 मिल गया, तो इस b और इस c की जगह क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इस जगह b बाई 2 मिल गया तो इसकी जगह a और c हो जाएगा, और ये a और a इंटू सी हो जाएगा। क्लियर ना, है ना। तो यही कंसेप्ट है आपके जो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। और मतलब ये फॉर्मूले भी हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। और cos a बाई 2 की वैल्यू होती है s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, मतलब अगर यहाँ पे b हो तो यहाँ b हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a इंटू सी। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ b बाई 2 हो तो यहाँ पे b हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a इंटू सी। अब तीसरी चीज़ आती है, इसको हम साइन लॉ भी कहते हैं, है ना। और ये आर क्या होता है, सरकम रेडियस। a बाई 2 साइन ए इक्वल टू a b बाई 2 साइन बी इक्वल टू c बाई 2 साइन सी, और r की वैल्यू होती है ABC बाई 4 डेल्टा, जिसमें r आपकी सरकम रेडियस होती है और ये डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक और रिलेशन होता है जी इन रेडियस और सरकम रेडियस में, r इक्वल टू 4r साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। ठीक है, ये r इन रेडियस होती है। और ये तीसरा और ये लास्ट फॉर्मूला है, a इक्वल टू c कॉस b प्लस b कॉस c। ठीक है, सिंपल सा, कुछ खास है नहीं। जैसे ये a है ना, तो c कॉस b करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलता है, और b का कॉस कंपोनेंट लोगे तो आपको ये टर्म मिलता है ना। तो क्या आपको मिल गया, a इक्वल टू c कॉस b, है ना, c कॉस b प्लस b कॉस c। मतलब इस वाली लाइन का अगर कॉस कंपोनेंट लोगे तो यही होगा ना, और इस वाली लाइन का कॉस कंपोनेंट लोगे ये होगा, दोनों का सम ये हो गया। ठीक है, दोनों का सम ये हो गया। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब जैसे b का निकालना हो तो b का आप कैसे निकालेंगे, b इक्वल टू अब कौन कौन से दो एंगल बचते हैं, एक तो a बचता है और c बचता है, तो यहाँ पर कॉस a लिख लेना और यहाँ कॉस c लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल c बीच में प्लस। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला बन गया। ठीक है, अब मैंने ये सब रिवीजन के लिए बताए, एक एक फार्मूला लिखा है। बाकी के जो हर किसी के तीन फार्मूले हैं इसमें, जितने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में दिए गए हर किसी के तीन फार्मूले हैं ना। पहले वाले में a के लिए तो b के लिए भी होगा, c के लिए भी होगा। तो ऐसे ही आपको याद रखना होगा और ये फार्मूले बना के लिख लेने होंगे, है ना। और लिख के देख लो, ये सारे फार्मूले मैं दोबारा बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और बाई चांस इसमें से क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, और गारंटेड आपको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है चैप्टर अच्छे से तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। कोई खास कोई क्वेश्चन होता नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले देख लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और एक्स वाई लेस देन जीरो आपका होता है तो यहाँ पे प्लस 5 हो जाता है। एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो और ये दोनों लेस देन जीरो होते हैं, है ना, जो x और y लेस देन जीरो होते हैं तो आपको -5 का एडिशन हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है वो हम जब चैप्टर पूरा पढ़ते हैं तब हम समझाते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है उसका उतना। ठीक है, अभी आप फॉर्मूले रख लो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, एक्स वाई अगर ग्रेटर देन -1 हुआ तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलता है, x ग्रेटर देन जीरो बाई लेस देन जीरो, और एक्स वाई लेस देन -1 हुआ तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलता है, प्लस में पाई, और ये प्लस में ये माइनस पाई ऐड हो जाता है तो x लेस देन जीरो बाई ग्रेटर देन जीरो और एक्स वाई लेस देन -1 हो जाएगा। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इफ माने अगर होता है, ठीक है, इंग्लिश भी खराब है तुम लोग की, मुझे ऐसा लग रहा है। अब -1 इज लेस देन x कॉमा बाई इज ग्रेटर देन 1। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे साइन फंक्शन दिया गया तो उसके जो डोमेन की वैल्यू मुन्ना क्या होगी सर, वो -1 से 1 होगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, फालतू की बातें हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्स वाई लेस देन 0 होना चाहिए,
और रुको 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 रुको, लेट मी रेज इट, है ना। हाँ ठीक है। हाँ तो सिंपल सी कंडीशन है, ये आप कंडीशन देख लो और इसके ये फार्मूला है। प्लस पाई कब ऐड होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और माइनस वाई का एडिशन कब होगा, जब आपकी मतलब सॉरी जब आपकी एक्स और वाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। और जब माइनस पाई का एडिशन कब होगा, जब आपकी एक्स वाई की वैल्यू -1 से 0 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाला आता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला सर क्या होता है। मैंने बोलो मेरे साथ, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो, एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा पानी पी लो और फिर सुनो, ठीक है। अभी सोना नहीं है, बाद में सो जाना, ये वाली वीडियो ख़त्म कर लो। जब हम आपको ये प्रॉपर चैप्टर पढ़ाते हैं ना, जब हम या ऑफलाइन में या ऑनलाइन जो बच्चे होते हैं उनको ये प्रॉपर चैप्टर पढ़ाते हैं ना, है ना, तब इसको हम याद करने का एक एक ट्रिक बताते हैं। मतलब एक भी फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको मैं ये फार्मूला कह रहा हूँ आपको, ये मैं चैप्टर अगर मैं पढ़ाता हूँ ना पूरा ये रिवीजन वाला नहीं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक भी फार्मूला अगर आपसे, और गारंटेड, और आपसे कोई नींद में भी पूछ लेना कि सर इसका फार्मूला बताओ, तो आप नींद में बताओगे कि सर इसका फार्मूला ऐसे ऐसे बनाए और मुझे इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। समझ आ रही? तो ये चीज़ें मैं उसमें बताता हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लो, उसका भी जब टाइम आएगा तो वो तब भी बताऊँगा। फिलहाल के लिए रिवीजन देख लो। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये सिंपल सी कंडीशन पढ़ लेना यार, इसमें कुछ खास नहीं है। साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। और अगर एक्स की वैल्यू इसके बीच में, मतलब 1/√2 से 1 के बीच में, तो प्लस पाई का एडिशन, माइनस पाई का एडिशन कब होगा ये देख लो आप कब होगा। कंडीशन यही है, -1 से -1 से -1/√2, और इनके बीच में आता है तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। मैक्सिमम आपको यही मिलता है, लेकिन एक बार चेक कर लेना एक्स की वैल्यू अगर इसमें और इसमें दी है तो ये वाले फॉर्मूले लगते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आती है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, प्लस पाई का एडिशन, लेस देन 1 होती है, माइनस पाई का एडिशन। अभी हम ट्रिक बताते हैं, पता है क्लास में, जैसे हम बता देते हैं मैक्सिमम आपका यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। मैक्सिमम 90% केस होगा, है ना। 10% केस में अगर आपको ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू मिल रही है, एक बार चेक करना आपका फ़र्ज बनता है, ठीक है। तो यह प्लस पाई का एडिशन होगा, और -1 से थोड़ी कम गई तो मतलब सारे नंबर माइनस में होंगे, तो फिर यहाँ पे माइनस पाई का एडिशन होगा, ठीक है। ऐसे हम ट्रिक बताते हैं बच्चों को, और बच्चों को रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके ओके ओ नाउ फ्रॉम दिस टाइम यू हैव टू रोटेट योर स्क्रीन, क्योंकि मुझे लगता है PDF थोड़ी वैसी बन गई। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 1 मिनट, जूम आउट का फिगर कहाँ होता है, ठीक। ओके, जूम आउट का आइकन ही मिल गया। अब चैप्टर शुरू होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुन्ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है कि भारत माता की जय, ठीक है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? बाय क्वाड्रेटिक मेथड से। बचपन में नहीं, मतलब क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। नेचर ऑफ रूट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं? सिंपल सी फॉर्मूला, अगर आपकी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में दी गई है, तो आपका b² - 4ac डिटरमिनेंट कहलाता है। और आपका डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आपके रियल और अनइक्वल होते हैं। इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आपके रियल और इक्वल होते हैं। और इक्वल किसके बराबर होते हैं? जो आपके रूट्स -v/2 के, और जो आपका d < 0 होगा तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकना। ओके, तो ये 3 कंडीशन है जिससे आपको रूट्स के नेचर पता लगते हैं। ओके, और अब देखो, ये वाला रुकना, कोई जूम आउट बंद करने दो। ABC आपकी अगर रेशनल में आ रही तो d ग्रेटर देन 0 और d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आपके अनइक्वल और रेशनल होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने ऊपर भी बता रखा, कुछ खास नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी d ग्रेटर देन 0 आ रही, d इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट आपके इरेशनल और अनइक्वल होंगे, ठीक है। कुछ खास वाली बात नहीं। इरेशनल मतलब, अब आप खुद सोचो, x की वैल्यू आपको पता है -b + √d, है ना। अब ये d आपकी अगर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको एक
जो रूट मिलेगा वो ऐसे ही तो मिलेगा, बी मतलब पी प्लस रूट क्यू की फॉर्म में मिलेगा आपको जो वाला रूट होगा। तो ये इरेशनल नंबर है। तो सिंपल से कंसेप्ट है, जब अभी आपको सिर्फ ये चीज़ें रटनी होंगी, ठीक है, रटनी होंगी। अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है, दिमाग में एक बार बिठा लो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ समझ में ही आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको समझ में अभी नहीं आई है तो अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम सिर्फ रटने का है, ठीक है। मतलब अभी टाइम मतलब जब आप जेईई मेंस की रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक फिगर होता था, ओके। सो दिस इज कंडीशन ऑफ द कॉमन रूट। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और कंडीशन ऑफ द कॉमन रूट मतलब, अरे यार मैं ये बार बार गलती कर देता हूँ। कंडीशन ऑफ द कॉमन रूट मतलब इक्वेशन, जैसे आपकी दो इक्वेशन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू जीरो। तो अगर आपका एक कॉमन रूट होगा, है ना, तो आपकी ये कंडीशन फॉलो करेगी। अभी कंडीशन कहाँ से आई, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब जो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये कॉफिशेंट ऑफ एक्स रेज टू पावर जीरो, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको अलग अलग इक्वेशन का माइनस करना है। उनका स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, लेट मी इरेज इट सो यू विल गेट इट परफेक्टली। ओके, ये चीज़ समझ आ गई। ये चीज़ कैसे आई, जो ये चीज़ है ए इंटू एफ माइनस सी इंटू डी, ठीक है, साइड साइड वाले इक्वल टू किसके हो रहे, ए इंटू ई माइनस बी इंटू डी मल्टीप्लाई बाई बी इंटू एफ माइनस सी इंटू ई, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपकी मिल रही है देन यू हैव अ कॉमन रूट, ठीक है। अब वो कॉमन रूट कैसे निकालेगा, वो कॉमन रूट निकालने का तरीका ये है, अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये वाला टर्म है इसके ऊपर ले जाओ, है ना, और तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल जाएगी ऐसी, जो इसमें टर्म यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और ये एक रिलेशन होता है, अगर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता लग रही है ना, तो आपको ये चीज़ इसके ऊपर ले जानी है, इसके ऊपर ले जानी है और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आपको अल्फ़ा पता लग जाएगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग इक्वेशन की डिमांड होती है, ठीक है। जैसे कि आपको अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पूछेगी तो आपको ये वाली चीज़ को इसके इक्वल रखनी होगी, अल्फ़ा की वैल्यू पूछेगी तो आपको ये वाली रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब देखेंगे इसको। अब अगर आपको टू कॉमन रूट्स मिलते हैं, दोनों कॉमन रूट्स मिलते हैं, तो क्या मतलब, जब आपको दोनों कॉमन रूट्स मिलते हैं तो आपकी या तो इक्वेशन एक सिमिलर होंगी, या फिर आपकी जो इक्वेशन होंगी आपकी जो इक्वेशन होंगी वो आपकी प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में होंगी, प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में होंगी। तो ए वाई डी इक्वल टू बी वाई ई इक्वल टू सी वाई एफ इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब एक नया पॉइंट है, इफ पी प्लस आई क्यू इज a root of the q then other root will be the p minus i q, ठीक है। ये चीज़ याद कर लो, मतलब समझा सकता हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं है उतना। एवरी इक्वेशन ऑफ n at डिग्री n greater than equal to 1 हैज exactly n root and if equation has more than n root then it is an identity, ठीक है। ये आइडेंटिटी का वो होता है कि अगर कोई इक्वेशन है, जैसे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर स्क्वायर पावर लगी होगी तो उसके सिर्फ दो ही रूट निकलेंगे। अगर दो से ज़्यादा निकल ले तो वो चीज़ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके वो चीज़ एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। जैसे ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मतलब जो बहुतों पर एप्लीकेबल हो, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स पर एप्लीकेबल हो, ठीक है। अब बात आती है, अब इसको इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जितना समझ आ रहा है उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आपने ये शुरुआत में ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, और नहीं पढ़ रखी हैं तो फिर अभी इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसके आगे चैप्टर आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपका x प्लस आई वाई इसे कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, z इक्वल टू आर इंटू ई रेज टू पावर आई थीटा। आर है आपका मॉड्यूलस, मतलब डिस्टेंस होती है ऑरिजिन से किसी भी कोऑर्डिनेट की, और थीटा आपका एम्पलीट्यूड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब बात आती है कि मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज़ ग्रेटर देन z1 प्लस z2 का मॉड, ठीक है।
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू 0 जब होगी तो मतलब आपके जो Z1 और Z2 दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, Z1 और Z2 दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है Z1 माइनस Z2, Z1 मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉड इज लेस देन Z1 माइनस Z2 का मॉड, ठीक है। यार इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन आर्ग्यूमेंट Z1 बाई Z2 इक्वल टू 0 देन Z1 एंड Z2 आर पैरेलल, ठीक है। सिमिलर तीसरा वाला जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगी, θ1 प्लस θ2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और अगर डिवाइड में होते हैं तो ये माइनस लग जाता है इस प्लस की जगह, ठीक है। फॉर एनी इंटीजर के कितना डी और ऊपर हो सकता है, हाँ ठीक है। और एनी इंटीजर के आई रेज टू पावर 4 इक्वल टू 1, आई रेज टू पावर 4k प्लस 1 इक्वल टू आई रेज टू पावर 4k प्लस 2 इक्वल टू -1 और आई रेज टू पावर 4k प्लस 3 इक्वल टू -i। तो इन सब का जब सम कर दोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये आती है प्रॉपर्टी Z1 माइनस Z1 का मॉड प्लस Z माइनस Z2 का मॉड इक्वल टू लैम्डा रिप्रेजेंट एन एलिप्स इफ Z1 माइनस Z2 का मॉड इज लेस देन लैम्डा हैविंग द पॉइंट Z1 एंड Z2 एट इट्स फोकाई। मतलब फोकाई मतलब वो जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे क्या होता है तो एलिप्स क्या होता है और उसके फोकाई क्या होते हैं, वो सब चीज़ें। अब ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं है। एंड इफ़ Z1 माइनस Z2 का मॉड इज ग्रेट इक्वल टू लैम्डा। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे जो पॉइंट इसमें समझ ना आ रहा हो उसकी जाके तुम वीडियो देख लो, है ना, कहीं भी देख लो, पहले मेरी यूट्यूब चैनल पे देख लो, अगर वीडियो मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर कहीं से भी ये वीडियो देख लो या फिर कहीं से भी ये टेक्स्ट में जाके पढ़ लो कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए, और आपको ये समझ ही नहीं आ रही तो मतलब आपने इस पर क्वेश्चन किए ही नहीं हो, क्वेश्चन नहीं किए देन बहुत कम चांसेस है कि आप पेपर में परफॉर्म कर पाओ। तो ये समझने के बाद इसके ऊपर 4 या 5 या 10 क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी के ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपकी 0 होता है और ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n इक्वल टू 3 होगा। अगर आपका n मल्टीपल है 3 का और n मल्टीपल नहीं है 3 का, देन इट विल बी 0, ठीक है। अब एक चीज़ और है जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जो मैं क्या बताने वाला हूँ, जैसे कि 1 प्लस, अच्छा ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 रेज टू पावर 1/3 इसकी मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1। तो सिंपल है कि आपको अगर पूछा जाए ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी तो उसको आपको, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप निकालो, मुझे तो याद है ना, निकाल के करोगे तो आपको याद बनी रहेगी। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देना, और जो दूसरा वाला जो नंबर होगा है ना, उससे आपको जो एक्स की वैल्यू होगी वो निकल जाएगी, ठीक है ना। अब बात आती है, रुकना वेट अ सेकेंड, ये इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया अपना, इतना कंसेप्ट अब अपना क्लियर हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा पेज चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या कहता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या कहता है, रुको मुझे इसे जूम आउट करने दो। तो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट, एक चीज़, ये जो चैप्टर है ना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ये थ्योरी पढ़ के समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अगर थ्योरी पढ़ के ये थ्योरी किस लिए लिखा हुआ है ना, क्योंकि जिसने ये थ्योरी प्लस क्वेश्चन कर रखी है ना, वो बंदा इन थ्योरी को समझ लेगा,
बट जिसने क्वेश्चन नहीं कर रखे ना तो वो इस थ्योरी को कटे ही नहीं समझ पाएगा, और समझ भी लेगा, दिमाग में हिंदी भी बना लेगा इनकी, है ना, लेकिन वो क्वेश्चन परफॉर्म नहीं कर पाएगा पेपर में जाके। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैं आगे क्वेश्चंस की वीडियो लाऊँ ना, और अगर नहीं भी ला रहा हूँ, अगर टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, वैसे कोशिश करूँगा लाने की, और अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो इस चीज़ को आप खुद ही क्वेश्चन करें इसके, है ना, इसके कंसेप्ट पढ़ पढ़ के, है ना। मैं करवा दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली, मेरे पास टाइम है अभी, लेकिन बाई चांस कोई काम आ जाता है तो नहीं करवा पाऊँगा, है ना, लेकिन 99% चांस है कि मैं करवा दूंगा क्वेश्चन। तो 99 मतलब 99 होता है ना, CBSE वालों, ISC वालों, है ना। अब परमुटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या कहता है? परमुटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सर कहता है कि परमुटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन की नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो n रेज़ टू पावर r, मतलब जैसे आपसे बोला जाए कि इसमें आपको तीन ब्लॉक हैं और आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, और जिसमें कि रिपीटेशन अलाउड है, तो आपने इसमें कितने नंबर रख सकते हो? इसमें आप नंबर रख सकते हो 0 से 9 के बीच में 10 नंबर रख सकते हो। ठीक है, इसमें आप जीरो नहीं, रुको, इसमें सिर्फ आप 9 नंबर रख सकते हो, 9। ठीक है, क्योंकि 0 अगर आपने यहाँ इसमें रख दिया तो फिर आपका वो नंबर होगा ना, मुझे अभी नींद आ रही, काफ़ी टाइम हो चुका है तो सॉरी, थोड़ी बहुत गलती करता हूँ, रात में वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे आपकी जो 9 है ना, जो 9 क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने यहाँ 0 रख दिया तो वो नंबर होगा वो आपका 2 डिजिट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर हाँ, तो यहाँ 10 हो सकता है और यहाँ पर 10 हो सकता है, मतलब ये 10 × 10। तो ये सिमिलर वही चीज़ कह रहा है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। एन डिफरेंट थिंग्स मतलब जैसे इसमें डिफरेंट थिंग्स मतलब नंबर्स हो गए। ठीक है, टेकन आर एट ए टाइम मतलब 3 एक ही टाइम, है ना, और रिपीटेशन अलाउड हो, रिपीटेशन अलाउड जैसे यहाँ 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो n रेज़ टू पावर r हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे इसके क्वेश्चन करोगे ना तो ज़्यादा जल्दी कवर होंगी ये चीज़ें, और क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैथ इज ऑलवेज अबाउट द प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं है आपकी तो मैथ कुछ भी आपका फ़ायदा नहीं करा सकती। अब सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ रिपीटेशन, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिपीटेशन, वेट अ सेकेंड, ओके, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिपीटेशन क्या बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स व्हेन ईच थिंग्स मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स देन इट विल बी द n+r+1 डिव CR। ठीक है, जिसको आता होगा अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो फिर इसको जब प्रॉपरली पढ़ाएंगे तब हम समझा देंगे। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ selection from distinct object, the number of the ways of n different things selecting at least one of them is nc1 plus nc2 plus nc3 plus dot 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 ncn, और ये क्या हो जाएगा आप 2 raised to power n minus 1। this can also be cited as a total number of the combination of n different things। ठीक है, हाँ, मतलब जिस समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ गया है ना तो फिर ये छोड़ दो आप। मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ऐसा टॉपिक है जो कि बिना क्वेश्चंस के समझ नहीं आता है। ठीक है, अब वो एक्सेप्शनल हो आपकी, आपको समझ आ जाए, लेकिन मुझे तो नहीं आएगा। ठीक है, जूम आउट, सेक्शन फ्रॉम द आइडेंटिकल थिंग्स। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट सम और ऑल ऑफ क्या बोल गया मैं, द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट सम और ऑल आउट ऑफ p+q+r थिंग्स वेयर p are alike of first kind, q are alike of second kind and r are alike of third kind। each p+1 into q+1 plus r+1। अब ये -1। ठीक है, इसे याद कर लो, है ना, और आप मतलब इसको दिमाग में बैठा लो अगर आपने ये क्वेश्चन इसके लगाए हैं पहले से। ठीक है, सिलेक्शन व्हेन बोथ आइडेंटिकल आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट इफ आउट ऑफ p+r+q क्या बोल गया मैं, p+q+r+t थिंग्स p आर अलाइक, q आर अलाइक, r आर अलाइक एंड t आर डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आर p+1 q+1 r+1 2 raised to power t -1। तो ये यहाँ तक जो कि आपका इम्पोर्टेंट चीज़ थी,
किसके लिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ। सर्कुलर परमुटेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्कुलर परमुटेशन क्या बोलता है? सर्कुलर परमुटेशन सर बोलता है कि अरेंजमेंट राउंड आ सर्कल टेबल, अरेंजमेंट राउंड आ सर्कल टेबल, अरेंजमेंट राउंड आ सर्कल टेबल, ठीक है। कि तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज n-1 फैक्टोरियल। देखो क्वेश्चन में कराऊंगा, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक मार ही देना, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रैंक बूस्ट हो पाए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, अब आप चाह रहे हो कि लास्ट के 1 महीने में आपकी प्रिपरेशन इतनी फाड़ू हो जाए कि पूरा आप बोल के पी जाओ, तो उसमें टाइम तो लगेगा ना थोड़ा, एक ही वीडियो में थोड़ी ना ख़त्म कर दूंगा। हो सकता है जैसे सर्कुलर परमुटेशन आपने पहले नहीं पढ़ रखा और मैं अभी बताया जा रहा हूँ, है ना, मैं डेफिनेशन बताया जा रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने पहले क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं और अब आप क्वेश्चन नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। हालांकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी जो मैं लिखा रहा हूँ तो उसको एक कॉपी पर उतार लेना और जितना समझ आ रहा है उतना समझ लेना, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन क्या बोलता है? सर्कुलर परमुटेशन मुन्ना ये बोलता है कि अरेंजमेंट अराउंड ए सर्कुलर टेबल के बारे में बताता है कि नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज n-1 फैक्टोरियल। अगर जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट ऑर्डर में लिए जाए, मतलब जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंटली कंसीडर किया जाए, ठीक है। और n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाता है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिफरेंट ना सेम की जाए, कंसीडर, ठीक है। अब बात आती है सम ऑफ नंबर क्या आता है, ठीक है। फॉर गिवन n डिफरेंट डिजिट a1 से लेके an, द सम ऑफ डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड इफ नंबर आर नॉट रिपीटेड इज, ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे याद कर लो। सम ऑफ टोटल नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड विथ गिवन n डिफरेंट डिजिट a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 an is a1 प्लस a2 प्लस n इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 n टाइम्स, ठीक है, ठीक है। ये सारी फॉर्मूले डिराइव्ड हैं, ठीक है। अब इनको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब ये समझाऊंगा कि अच्छा ये a1 प्लस a2 प्लस ए डॉट 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 an इंटू n-1 का यूज कैसे किया जाता है। और जब मैं ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगा पूरे, तो इसका मतलब जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एक एक कंसेप्ट भी बताऊंगा इसके बारे में कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। ठीक है, अब आता बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं, ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट। तो इन बायनोमियल कोफिशिएंट, अगर आपका ग्रेटेस्ट क्या मतलब, जैसे बायनोमियल पता होगा, तुमने पढ़ रखा होगा, तो एक एक्सप्रेशन खोलते हैं, है ना, तो बीच वाला जो टर्म होता है ना, वो उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो अगर आपकी n की वैल्यू even है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब r की वैल्यू, तो आपका जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो n/n/2 होगा। अगर n की वैल्यू आपकी ऑड है तो आपकी जो r की वैल्यू होगी वो n-1 डिवाइडेड बाई 2 और n+1 डिवाइडेड बाई 2 होगी, और दोनों की वैल्यू सेम होगी, n-1 डिवाइडेड बाई 2 और n+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये दोनों मैक्सिमम होंगी, ठीक है, पूरे जितने बाइनोमियल टर्म के कोफिशिएंट आते हैं उन सभी में, ठीक है। अब बात ये आती है सर कि हाँ ठीक है, मतलब इतना ही बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़ लो, इतना बहुत है ना। हालांकि है बहुत बाइनोमियल कोफिशिएंट, जब इसके चैप्टर्स पढ़ेंगे और यूट्यूब पे वीडियोस पे पढ़े भी हैं, तो अगर आपको समझ आता है तो ठीक है ना, नहीं आता है तो फिर आगे बढ़ लो, क्योंकि आपने इसके क्वेश्चन के रिवीजन नहीं किए। सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन गला बैठा जा रहा है बोलते बोलते, 50 मिनट से लगातार बोले जा रहा हूँ। सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन क्या कहता है कि अगर आपका मॉड एक्स लेस देन 1 हो तो ये दोनों फार्मूले होते हैं, इसको याद कर लो, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये वाले फार्मूले 1 + x⁴n, अगर मॉड एक्स की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है तो तभी याद करना,
ठीक है, और लेस ग्रेटर देन 1 है। ऑड एक्स मतलब एक्स की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में आती है, ठीक है। 1 प्लस NC1x है ना, प्लस NC2x² प्लस NC3x3। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हुआ था, तभी मैंने इसमें इस PDF में डाला है, ठीक है। अब बात आती है सीक्वेंस एंड सीरीज की। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या बोलता है? सीक्वेंस एंड सीरीज बोलता है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज, इसको बड़ा कर लो, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज B=H2 - 2S1 फॉर एन AP। अगर SP की वैल्यू मतलब सम ऑफ P टाइम्स H Q, सम ऑफ Q टाइम्स P, तो सम ऑफ P प्लस Q टर्म इज क्या हो जाएगा, P प्लस Q। अगर EP में आपका सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब ये बताएगी प्रॉपर्टी कि बिगिनिंग और लास्ट में जो टर्म होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं और इक्वल टू होते हैं आपके पहले और लास्ट टर्म के सम के बराबर, ठीक है। ओके, तो ये इतनी चीज़ होगी। टर्म ऑफ A1 A2 डॉट 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 AN+1 A2n+1 आर इन AP। तो सम ऑफ दीज टर्म्स विल बी इक्वल टू दिस। ये रिजल्ट है थोड़ा, अगर आप याद करो तो अच्छी बात है, वरना इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ फॉर एन AP सम ऑफ P टर्म P टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म्स, देन सम ऑफ P प्लस Q टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी है वो सब चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तब अच्छी तरह इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे। अभी अगर आती हैं तो चीज़ें, ये सारी चीज़ें दिमाग में बिठा लो क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम में आएंगी, ठीक है। अब बताते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तो ज्योमेट्रिक मीन, एक मिनट, इसको जूम आउट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर A and B is given by root A, B, ठीक है। that is the sequence AGB is GP। NGMs कैसे डाले जाते हैं वो भी इसका एक क्वेश्चन आता है। फिलहाल ये आप जो डेफिनेशन अगर आपको आते हैं ये चीज़ डाल दी तो एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लो। NGMs बिटवीन टू गिवन नंबर्स, if in between two numbers A and B we have to insert NGMs G1 G2 G3 Gn dot dot Gn, then A1 G1 ये सारी चीज़ें आपकी GP में हो जाएंगी B तक, है ना। और सम ऑफ n+2 मतलब जो आपकी जो R की वैल्यू होगी ना इनके बीच की, वो हो जाएगी आपकी B/A⁴ और G1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी AR, G2 की वैल्यू हो जाएगी AR²। ऐसे आप ज्योमेट्रिक मीन डाल सकते हो इनके बीच में, है ना, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब इनकी वैल्यू निकाल दोगे और फिर बीच में रख दोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अब पॉइंट ये है हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है जो नीचे वाला, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन। तो इसमें AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, और दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM, है ना। ये क्वेश्चन में बहुत बार यूज होता है कि जब आपके नंबर्स आप इक्वल हो तो आपकी ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब वो कैसे हो जाएंगी जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब वो देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप रिवीजन पे ध्यान दो। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन ये बोलता है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। m1 m2 को आपके स्लोप होते हैं दो लाइनों के और उनके बीच का एंगल आपका थीटा होता है, जैसे कि आपको पता है। ये आप ध्यान से देख लो इसको, ठीक है ना। स्लोप आपका अगर आपका एक लाइन का स्लोप दूसरे के -1 डिवाइडेड बाई ओ, है ना। मतलब अगर आपका एक लाइन का स्लोप m1 है ना इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई m2o, है ना, तो क्या बात होगी, ये दोनों ये जिस लाइन के स्लोप होंगे ना वो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होंगी टू ईच अदर, ठीक है। उनके बीच का एंगल 90 होगा, ठीक है। 3 पॉइंट ABC कॉलिनियर है, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब कि जैसे कि अगर ये आपकी लाइन है तो इससे ये डिस्टेंस आपकी अगर P होती है और ये वाला एंगल आपका जब थीटा होता है
तो आपकी ये जो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। ठीक है, ये इक्वेशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस ए बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए बी सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए बी सी। ठीक है, जिसमें कि एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू और एक्स थ्री बाई थ्री कोऑर्डिनेट है आपके, और ए बी सी आपकी साइड ऑफ द ट्रायंगल होगी, साइड ऑफ द ट्रायंगल हो गई। ठीक है ना। अब बात आती है एरिया ऑफ द ट्रायंगल के फॉर्मूले में। तो ये वाला एरिया आप क्लास 10th में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा वाला एरिया क्या बोलता है, दूसरा वाला एरिया बोलता है कि हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। डिटर्मिनेंट आपको खोलना आता ही होगा, इतना बेसिक तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आपको आता ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, फालतू कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, कॉनिक सेक्शन क्या बोलता है, कॉनिक सेक्शन का फॉर्मूला बोलता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब एक कोई टेंजेंट है वो अगर किसी सर्किल से को छू कर जा रही, जैसे ये आपका सर्किल हो गया है ना, और ये अगर आपकी इस टेंजेंट है वो इसको छू के जा रही, तो वो छू के कब जाएगी, जब इस लाइन का जो इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी लाइन की इक्वेशन होगी, तो जो c आता है ना वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके प्लस माइनस a, जो कि आपकी रेडियस होती है इसकी, इस सर्किल की, रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। अगर ये आती इसके इक्वल होती है तो आपकी जो लाइन होगी वो आपकी टेंजेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट ये होता है कि जैसे कि ये वाली एक सर्किल हो गया और इस पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट खींचने हुई, तो ये जो दो टेंजेंट बनी है ना वो आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट होगी। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, है ना। और एस वन कैसे निकाला जाएगा, ये वाला पॉइंट रख के, जो एक सर्किल है ना, ये सर्किल की इक्वेशन है, उसमें आप ये एस वन पॉइंट रख दो, ये वाले एक्स वन कॉमा बाई वन रख दो, तो आपको एस वन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और टी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो चीज़ कैसे करते हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर को आपको एक्स वन में कन्वर्ट करना होगा, वो शायद मैंने लिखा नहीं, इतना बेसिक आपको पता होगा, है ना। एक्स वन में कन्वर्ट करते हैं, बाई स्क्वायर को बाई वन में कन्वर्ट करते हैं, और एक्स को किस में करते हैं, बाई को किस में करते हैं, ये पूरा कंसेप्ट होता है पूरा सा। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे जाके देख लो, वीडियो पड़ी होगी। ठीक है, अब एक मिनट इसको बंद करके, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी होता है कि जब दो कॉनिक सेक्शन आपके एक दूसरे से कट करें एट द राइट एंगल। ठीक है, इस पे टेंजेंट खींचोगे तो राइट एंगल। वो कब करेंगे, जब आपकी ये दो इक्वेशन होंगी ना, मतलब दो सर्किल की इक्वेशन ये होंगी, ठीक है, और ये कंडीशन फॉलो करेगी 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 प्लस इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन होगी ऑर्थोगोनैलिटी की, जब दो कॉनिक सेक्शन या दो कॉनिक फिगर एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करें। ठीक है, टेंजेंट टू द पैराबोला मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर पैराबोला को कट कर रही है, मतलब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है कि अगर किसी भी पैराबोला पर कोई कंडीशन टच कर रही है तो आपकी जो कंडीशन होगी वो c इक्वल टू ए बाई एम होगी, जैसे सर्कल में थी ना, c इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट ओके, तो ये टेंजेंट टू द एलिप्स में आता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द एलिप्स, है ना। और ये कब होगा, जब आपकी ये वाली कंडीशन काम आएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एलिप्स ऐसा होता है। ठीक है, ये ऐसी पास करेगी, इसकी इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, और इस एलिप्स की इक्वेशन होगी ये वाली, है ना। और अगर आपका जो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस वाले एलिप्स के टेंजेंट है। ठीक है, और वो वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट की वैल्यू ये रखी है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किस पॉइंट पे टेंजेंट है। ठीक है, नॉर्मल टू द एलिप्स
पॉइंट फॉर्म क्या होता है नॉर्मल टू द एलिप्स का? पॉइंट फॉर्म ये होता है, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स वाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर बाई वाई बाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट फॉर्म होता है किसका? एलिप्स का जो नॉर्मल है ना उसका पॉइंट फॉर्म होता है, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म ये होता है नीचे वाला, जिस ए एक्स कोसेक थीटा माइनस वाई बी बाई सेक कॉसेक थीटा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी ए बी स्क्वायर, ठीक है। और किस पॉइंट पर होगा? ए कॉस थीटा माइनस बी साइन ए कॉमा बी साइन थीटा। ये स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं किसके? जो आपका एलिप्स होता है उसके, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आती है मुन्ना टेंजेंट टू द चौथी चीज़ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो टेंजेंट टू द हाइपरबोला, कोई अगर हाइपरबोला है आपके पास, है ना, तो ये हाइपरबोला कोई टेंजेंट पास करेगी, है ना। तो जब वो टेंजेंट अगर इससे पास कर रही है तो टेंजेंट पास करने की कंडीशन क्या है? वैसे तो लाइन की इक्वेशन आपकी बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और टेंजेंट की इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर आपकी जो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म में है, तो मतलब आपकी ये जो टेंजेंट है आपकी जो लाइन है वो पैराबोला की टेंजेंट होगी, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे ना, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है वो आपके पॉइंट ये वाले होंगे। क्वाड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जैसे कि पेयर ऑफ टेंजेंट आपने देख रखा है कि इस पॉइंट से आपके दो पेयर ऑफ टेंजेंट निकल रहे हैं, है ना। तो ये वाली जो कॉर्ड होगी ना, जो इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ रही है, वो आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी। इसकी इक्वेशन होती है टी इक्वल टू 0। टी कैसे? टी एलिप्स के लिए पैराबोला के लिए ये होता है, ठीक है। और सभी के लिए ये होती है टी इक्वल टू 0, चाहे वो आपका सर्किल हो, एलिप्स हो, चाहे वो आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म, तो नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म ये हो गया, स्लोप फॉर्म ये हो गया, ठीक है। इसको आप याद कर लो, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर बी बाई बाई बी वन बाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू, और स्लोप फॉर्म होता है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अभी हम इसको जब पूरा पढ़ेंगे, जब पूरा इसको तो समझ के पढ़ेंगे, तब ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होगी। अभी फ़िलहाल आप इन सब चीज़ों को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं और नहीं आती है तो कोशिश मत करो इन चीज़ों को याद करने की, और कुछ भी नहीं आता तो कर लो, ठीक है। जो आप वरना अभी जब एग्ज़ाम के टाइम ना वो ही चीज़ याद करो जो चीज़ आपको आती है, ठीक है ना। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ में कोई सा टॉपिक जो आपको आता है उसकी प्रैक्टिस करो, ओके। तो इसको जूम आउट करते अब चैप्टर आता है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री क्या होता है? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और परपेंडिकुलर, ठीक है। पैरेललिज्म मतलब दो लाइंस अगर पैरेलल हो, और परपेंडिकुलर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो, तो उन देखो दो लाइंस के अगर जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल इक्वल टू, जैसे मान लो मैं कैसे बताऊँ इसको, एक होता है डायरेक्शन रेशियो, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन। जैसे कि एक इक्वेशन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है ना। तो ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियो हो गए, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? जैसे एल की वैल्यू होगी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एम की वैल्यू क्या होगी? बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन की वैल्यू होगी सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होगी। हाँ, अब अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है दोनों लाइनों के, है ना, दोनों लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है, डेट मीन्स L1 इक्वल टू L2, M1 इक्वल टू M2 और N1 इक्वल टू N2, तो आपकी जो लाइन्स होगी वो आपकी पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा। सिमिलर केस 2 में अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिए रखते हैं, मतलब ये डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं आपको, है ना, डायरेक्शन कोसाइन नहीं, तो डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो अगर आपकी जो दोनों लाइन परपेंडिकुलर तब होंगी जब आपकी ये कंडीशन फॉलो करेगी, और पैरेलल तब होंगी जब आपकी ये कंडीशन फॉलो करेगी। अब बात आती है कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 अगर डायरेक्शन कोसाइन है दो लाइंस के, और थीटा आपका एक्यूट एंगल है बिटवीन टू लाइंस, देन cos थीटा आपका इक्वल टू होना चाहिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 के बराबर, ठीक है।
ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ पॉइंट x1, y1, z1 हैविंग अ डायरेक्शन कोसाइंस l, m, n, ठीक है, इज, है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन्स है किसकी फॉर्म में, डायरेक्शन कोसाइंस और की फॉर्म में, ठीक है। इन चीज़ों को आपको रट लेना है, मतलब याद कर लेना, घोल के पी जाना है, ठीक है, अगर आपको आती है, ठीक है। x माइनस x1 डिवाइडेड बाई l इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई एन। सिमिलर ये वाले फॉर्मूले जो नीचे लिखे हुए वो सारे याद कर लो। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स और टू लाइंस आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर का मॉड, ठीक है। लाइक टू लाइन्स विल बी, अगर दो लाइन से आपकी ये प्रेजेंट है या अब ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर दो लाइन प्रेजेंट है तो वो दो लाइन कोप्लेनर कब होंगी, जब आपकी ये कंडीशन फॉलो होगी, है ना। इसमें अल्फ़ा 1, बीटा 1, गामा 1 ये सब दिए गए, ठीक है। और इन दो लाइनों की अगर वो हम प्लेन की इक्वेशन पीछे जाए जिसमें वो दो लाइनें आपकी जो आ रही हैं वो प्लेन की इक्वेशन आपकी हो गई, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें खास बताने वाली चीज़ है नहीं, सारे फॉर्मूलेस हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट स्लाइड किसके बारे में, लास्ट स्लाइड आपके इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए परपेंडिकुलर टू एन। तो ये वाले जो इक्वेशन है वो प्लेन की इक्वेशन है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन, जिसमें कि एन आपका परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ए आपका वो वेक्टर होता है जो कि जिस पे इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, जिस प्लेन में जहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला होता है, इस चीज़ को आप याद कर लो, है ना। और दूसरी चीज़ टू प्लेन्स आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा v1 और आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा न्यू v2 आर कोप्लेनर। वो दो जो आप कहते हैं दो प्लेन कोप्लेनर कब होंगे, जब आपकी ये सेम ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन दिमाग में डाल लो। अब उसके बाद पार्ट 2 की वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। और इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी चीज़, लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताओ हमको कि कहाँ प्रॉब्लम हुई है, कौन सी चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, तो ठीक है।